लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद, वेलकम। और तमाम लोग जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलते हैं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारी चीजें आपको काम की सेशन में पता चल रही हैं और हम बात कर रहे हैं डिजीज पार्किंसन के बारे में, जिसको रेशे की बीमारी कहा जाता है नॉर्मली, और उसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी डॉक्टर साहिबा ने बताया, और इसके साथ उसमें दवाएं क्यों नहीं असर करती हैं वो भी बताया। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे D3 की। तो D3 जो है हमें कौन सी चीजों से मिल सकता है या किन गजाओं से मिल सकता है वो भी बताइए। जी, D3 जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पार्किंसन डिजीज के अंदर कि बहुत सारे जो रिसर्चेज अब, क्योंकि देखिए हर बीमारी जो अब तक आई है उसमें रोज नई नई रिसर्चेज हो रही हैं कि किस केसेस ऐसे थे जिनके इम्प्रूवमेंट हुई और जिनका D3 जो है वो नॉर्मल था, उनका बढ़ा, जिनका कम था उन पे इफेक्ट ज्यादा है। और अच्छा, D3 के जो है दो सोर्सेज हैं जो मेन है, जो सबको बड़े अच्छे से पता है। एक तो सनलाइट जो नेचुरल है, बहुत सस्ता तरीका है ना, सुबह में आप बैठे और शाम में आप 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, ये बहुत होती है। और आपने अपने जिस्म के हिस्सों को खोल के रखना है, जैसे एक्सपोजर के लिए ना, आपने अपने रिस्ट जॉइंट, अपने फुट वगैरह, तो आप अच्छे से अपने धूप का एक्सपोजर करें, अपने फेस को बचाएं। डायरेक्टली आपके सन जो है वो आपके फेस पे ना आए ताकि आपकी स्किन बर्न ना हो। तो सनलाइट जो है वो सबसे अहम है, जो इसमें आपको विटामिन D3 का इजी सोर्स है। दूसरा जो है वो है एनिमल फैट। एनिमल फैट का मतलब ये है कि डिफरेंट जो है एनिमल फैट में आपको गोश्त आप लें, आप डेयरी मीट लें, और इस तरह वेजिटेबल हैं डिफरेंट। और इसमें जो पत्ता गोभी है जिसको आप बंद गोभी कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। उसमें D3, फास्फोरस, मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। ये वो चीजें हैं जो, अच्छा, आप D3 लेंगे तो ना सिर्फ आप पार्किंसन से बचते हैं बल्कि इससे आपको बहुत सारे और, जैसे आप कैंसर से बचेंगे, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और दूसरा कि जो आप, अगर आप कहते हैं कि हम कैल्शियम ले रहे हैं फिर भी हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो D3 बहुत जरूरी है। अगर आप D3 आपका कम होगा, आप कितना भी कैल्शियम ले लें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम के लिए जो है वो D3 बहुत जरूरी है। और D3 अगर आपका कम होता है, इसमें मूड डिसऑर्डर भी जो है वो D3 से कंट्रोल होता है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस को ये कंट्रोल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो कैंसर की प्रिवेंशन में भी D3 का बहुत रोल है। तो D3 जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। तो हम इसमें पार्किंसन में स्पेशली आप लोग कोशिश ये कीजिए कि D3 को अपने मेंटेन रखें। अच्छा, दो क्वेश्चन अभी आपकी डिस्कशन से जहन में आए। एक तो ये कि जिन घरों में धूप नहीं आती वो लोग क्या करें, क्योंकि कराची में अगर हम बात करें बहुत सारे लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और वहाँ इतनी धूप नहीं आती। सेकेंडली, मूड डिसऑर्डर क्या होता है? मूड डिसऑर्डर, जी मूड डिसऑर्डर, जैसे आप देखें, अगर इस डिजीज से रिलेटेड अगर हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी होती है। जैसे पेशेंट जो है उसको स्लीप एपनिया हो जाता है, नींद नहीं आती, क्योंकि डिसेबिलिटी हो जाती है, पेशेंट कुछ कर नहीं सकता। तो उसकी वजह से मेनली जो इसमें ट्रेमर जो है, रेशे की बीमारी। अच्छा, इसमें एक और चीज आप बताओ, इसमें ट्रेमर जो होता है वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है। रेस्टिंग ट्रेमर का मतलब जब आप बैठ जाएंगे, लेटे होंगे, रेस्ट में पोजीशन में होंगे ना, तो ये ट्रेमर ज्यादा हो जाएगा। और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वो ट्रेमर कम हो जाता है। तो एक इसमें ये खास पहचान है। तो इसमें इसीलिए मूड डिसऑर्डर, जब आप कोई चीज कर ना सकें और आपको आपकी आवाज खत्म हो रही है, आपकी राइटिंग खत्म हो रही है, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो। और वैसे अगर मूड डिसऑर्डर की बात करें तो जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, बाज़ दफा छोटी सी चीजों से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो मूड डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। कभी हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, कभी हम परेशान हो गए छोटी सी चीज पे, ये सारे मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं ना, कि आपका मूड चेंज होना। सही। और जो दूसरा आपने क्या इसका जवाब दिया कि जहाँ धूप नहीं आती तो वो क्या करें? जहाँ धूप नहीं आती, देखिए इसके तरीकेकार, या तो धूप नहीं आती तो एक तो ये है कि हर घर में थोड़ा सा एक टेरेस छोटा तो होता ही है। तो सुबह में जैसे आप उस एरिया में जाके बैठ जाए, नहीं तो अगर आप चल सकते हैं तो छत है, छत पर आप जा सकते हैं, या आप अपने घर के बाहर जो है तो आपका जो भी पोर्शन है वहाँ चेयर डाल के आप बैठ सकते हैं। तो अब थोड़ा, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं किसी बड़ी जगह जाके आप बाहर बैठे, अपने ही घर का जी धूप लेना आपका मकसद है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर दवाओं का जैसे लेते हैं असर छोड़ देती हैं, तो अगर दवाएं काम करना फेल करते हैं, मतलब वो फेल हो जाए दवाएं और उसको असर भी नहीं हो रहा हो मरीज को, तो फिर दवाओं के अलावा कौन सा इलाज है पार्किंसन डिजीज में?
जी, एक तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डाइट का सबसे आपने लो प्रोटीन डाइट लेनी है इसमें, जब आप ये लेवाडोपा या जो भी डोपामिन ले रहे हैं। एक तो डाइट को आपने कंट्रोल करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करनी है बैलेंस के लिए। उसके अलावा जो रिसर्च से है कि अब जैसे आपने देखा होगा पेस मेकर लगाते हैं ना हार्ट में, इसी तरह से ब्रेन में जो है वो उसे कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसी तरह का एक पेस मेकर जो है वो ब्रेन में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये उस एबनॉर्मल सिग्नल्स को रोकता है जिसकी वजह से ट्रेमर, बैलेंस डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। ये जो बहुत सारे पेशेंट पे ट्रायल बेसिस पे भी हो रहा है और बहुत सौ को हो भी चुके हैं, लगा भी चुके हैं। तो ये जो इम्प्लांट लगाते हैं इसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जब मेडिसिन काम करना छोड़ देती हैं तो डायरेक्टली जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। ये पेस मेकर टाइप है जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए, तो ये हमारे बैलेंस और ट्रेमर को काफी हद तक कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें और सर्जरीज होती हैं, उसको कहते हैं एब्लेटिव सर्जरीज। एब्लेटिव का मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज हैं उनको बर्न कर देते हैं हीटिंग से ना, वो उसमें वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उससे जो है हीट करके। इसमें जैसे एक एरिया ब्रेन का है जो डैमेज हो रहा है, जो ये जिसमें डेथ हो रही है इन सेल्स की, उस एरिया में सुराख करके थैलेमोटोमी कहलाता है, उसमें एरिया में सुराख करके उन टिश्यूज को बर्न कर देते हैं जो टिश्यूज एबनॉर्मलिटी हो रही है जिसमें। फिर न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन एक ये हो गया नया जो आया है, न्यूरल ट्रांसप्लांट। वो सेल जो डेथ हो गई जिनकी, उनकी जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरे नए सेल्स ना, जो हेल्दी सेल्स हैं। या स्टेम सेल भी अब तो नई रिसर्च में ये कह रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी इसमें कर रहे हैं, यानी स्टेम सेल दूसरी जगह के सेल लेकर स्टेम वहां पे इम्प्लांट कर रहे हैं ताकि वो वहां पे जनरेट हो और वो डोपामीन जो प्रोड्यूस करते हैं जिनकी डेथ हो गई है उनकी जगह उन सेल्स को इम्प्लांट करें। ये न्यूरल इम्प्लांटेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट जो है चीजें हैं जो इन पेशेंट्स में जब दवाएं कम असर कर देती हैं तो फिर ये चीजें अब अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट्स में। यानी कि फिर सर्जरी होना बनती है, आपकी सर्जरी होगी फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी दवाएं असर नहीं कर रही और आपका बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो रहा है, पेशेंट बहुत डिटोरिएट हो रही है उसकी कंडीशन, तो फिर सर्जरी से ज़ाहिर है जब बेहतरी आएगी पेशेंट को, बैलेंस कंट्रोल होगा, उसका ट्रेमर रेशा कम होगा, तो बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा मैम, अगर शुबा हो रहा है कि इंसान जो है इसका मरीज हो रहा है और जैसे कि आपने सिम्टम्स भी बता दिए, जी जी, तो फिर कैसे बच सकते हैं कि यानी होने से पहले आपको थोड़ी चीजें पता चल रही हैं कि ये हो सकती है या हो रही है? बिल्कुल अर्ली स्टेज पे कहते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए किसी बीमारी का तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है इंसान। तो अगर शुबा हो रहा है तो फिर कौन सी एहतियातें हैं या क्या करना चाहिए? इसमें मेनली सबसे बड़ी तो एहतियात ये है कि आपने अपने आप को एक तो फ्रेश एयर में आपने रखना है। अपनी वेंटिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं। सबसे पहले तो हेल्दी लाइफ स्टाइल आपने अपना अपनाना है ना। और फिर अगर आपको ये है कि आपका पेशेंट स्लो हो रहा है तो फौरन ही जो है आपने उसका न्यूरोफिजिशियन जो आपका करीबी कोई भी है, न्यूरोफिजिशियन नहीं तो फिजिशियन, तो वो फौरन आपकी टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करा के वो देखेंगे कि आपका डोपामिन लेवल या आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे। और बिफोर डिजीज, जैसे अगर आप समझ रहे हैं आप 60 इयर्स में हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसन की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपनी ग़िज़ा में ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3, अपना विटामिन D3, अपनी एक्सरसाइज और सब्ज पत्तों वाली जो है वो जितनी भी सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। मछली का और प्रोटीन डाइट जो है वो लो प्रोटीन डाइट आप लें, मतलब प्रोटीन का पोर्शन आप अपनी बॉडी में कम कर दें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इसमें। ठीक है। अच्छा, दुनिया में कितने फीसद लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार है, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी कंट्री में कितने % लोग हैं? जी, तकरीबन जो है 1 मिलियन के करीब, और टोटली वर्ल्ड वाइज जो है 1.5 मिलियन जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं विद पार्किंसन। और इसमें आपको एक चीज ये बताऊं कि जो मेल्स है ना, मेल्स में ये डिजीज होती तो दोनों में, मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल्स जो है वो 1.5% जो है ज्यादा इफेक्टिव हैं इससे फीमेल से। तो इसका भी कोई रीजन है? कोई हाँ, उसका रीजन क्योंकि देखिए इसके कॉज में जो फैक्टर्स हैं जैसे पेस्टिसाइड, क्योंकि स्प्रे वगैरह का काम फैक्ट्रीज में काम ज्यादातर मेल्स ही करते हैं ना, फार्मर भी मेल्स हैं, फिर वो ये ज्यादा उनका जो है एक्सपोजर होता है इनसे, टॉक्सिन से। ये सेकेंडरी पार्किंसन कहलाता है ना, कि मतलब आपको टॉक्सिन्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से जो होता है, तो मेजोरिटी मेल्स में जो है ये चीज ज्यादा आती है। तो जो इसकी गिनती की गई है लोगों के हिसाब से, तो उसमें ये रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अगर आपके घर में कोई इंसान मौजूद है, माँ बाप है, बहन भाई है, फैमिली का कोई भी इंसान,
कोई घर में रेशे का मरीज है तो उसका सही पोस्चर क्या होना चाहिए, बैठने का, चलने का, फिरने का, किस तरीके से, और एहतियात कौन सी होनी चाहिए? और जैसे आपने कहा कि कभी वो गिर भी जाते हैं चलते चलते, तो कौन सी एहतियातें हैं जो घर वालों को पता होना चाहिए कि अगर ये मरीज है तो हम उसको कैसे एहतियात कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं इसकी फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जो मतलब नॉर्मल रोजमर्रा लाइफ में जो है वो पेशेंट की जरूरी होती हैं। अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को, अगर आपका पेशेंट, देखिए इसमें स्टेजेस हैं डिफरेंट ना, 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें सिर्फ एक साइड आपकी इफेक्टेड होती है, दूसरे स्टेज में आपकी दोनों साइड इफेक्ट होती है लेकिन आपका बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, और थर्ड स्टेज में ये होता है कि माइल्ड सा मतलब थोड़ा सा दोनों साइड जो है वो इफेक्टेड है लेकिन आपका बैलेंस नहीं इफेक्टेड होता। फिर फोर्थ स्टेज इसकी एक और होती है, उसमें दोनों साइड बायलैटरल का मतलब है दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपकी इफेक्टेड हो जाती है और उसके साथ बैलेंस भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, और उसमें फिर आपको किसी भी जो है असिस्टिव डिवाइस जैसे आपने क्रचेज हैं या आपका वॉकर है उसके साथ। और एक होता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन हो जाता है, मतलब वो बेड से उठ नहीं सकता, तो व्हील चेयर पे आ जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट किस स्टेज में है। अगर आपका पेशेंट, सपोज आपका पेशेंट जो है थर्ड है, फोर्थ स्टेज में आ गया है और वो बेड पर है, तो बेड पर उसको फंक्शनल जो ट्रेनिंग की जाएगी वो ये कि पेशेंट को किस तरह से करवट लेके, किस तरह से अपने हाथ से जो है व्हील चेयर पे शिफ्ट होना है, ठीक है, लेटने से कैसे बैठना है ये ट्रेन कराया जाता है। फिर किस तरह से उसको अपने बेड पे से उठ के व्हील चेयर पे किस तरह बैठना है, क्योंकि व्हील चेयर पे अगर आ गया है उसने जाना है, या वॉकर पे किस तरह, तो उसे हमने ये ट्रेन करना होता है कि किस तरह से पेशेंट को बेड से खड़े होके जो है वो वॉकर पे आना है। और थर्ड जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, वो है आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपकी कमोड की हाइट आपने एडजस्ट करनी है कि बहुत लो कमोड ना हो, आपकी कमोड की हाइट जो है वो आपके पेशेंट के हिसाब से हो, और WC पेशेंट नहीं यूज करे क्योंकि उस पे से उठ के उसको बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके साथ आपने उसके टॉयलेट में और उसके वॉशरूम में आपने हैंडल्स लगाने हैं डिफरेंट ना, जिसको उसको पकड़ के वो उठ सके बैलेंस के लिए। और फिर उसकी आपने घर में वॉशरूम में या स्टेप्स जो है ना, सीढ़ियां, उनको स्टेप्स को आपने कम कर देना है। आपने कोशिश ये करनी है कि पेशेंट के कमरे में स्टेप्स ना हो। दूसरा फिर आपने ये करना है कि पेशेंट को जो बर्तन दें वो बर्तन जो है कोशिश करें अच्छी वाली प्लास्टिक के जो आजकल आ रहे हैं वो दें, शीशे के बर्तन उनके कमरे से हटा दें क्योंकि वो अगर उनकी ग्रिप में भी फर्क पड़ जाता है, बैलेंस में, तो गिर गए तो वो डैमेज हो सकता है कोई भी एरिया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उनके जो बटन्स हैं, अब उनको हमने ट्रेन करना होता है कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने, क्योंकि इन पेशेंट की फाइन मूवमेंट, कहते हैं कि बारीक जो फाइन मूवमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती है ना, कम हो जाती है, तो बटन जो है वो छोटे बटन जो है वो हटा दें। आप इनकी कोशिश करें बड़े बटन जो है इनके कपड़ों में लगाएं, या फिर इनके बगैर बटन वाले स्टिकिंग वाले जो है वो शर्ट्स रखें। यानी इस तरह से ये अल्ट्रेशन जो है। और फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फुटवेयर आप बहुत ऐसे फुटवेयर रखें जो स्लिप ना हो ना, अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर, ताकि ये बैलेंस में रह सके। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कीप लिसनिंग, मस्त 103।